ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन के हमारे पास 3 ऑप्शन है, ए बी सी डी। इसमें से मान लो बी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है उस डाटा को लेकर के आपने गलत फॉर्मूला यूज कर लिया। उस गलत फॉर्मूले को करने के दौरान एक जगह जहां प्लस करना था वहां आपने माइनस कर दिया। इसकी वजह से मतलब फॉर्मूला भी गलत किया और उस फॉर्मूले में कैलकुलेशन फिर गलत कर दिया, जिसकी वजह से लकली आपका आंसर बी आ गया। तो जब आपका आंसर बी आ गया तो आपको लगा कि हमारा सारा प्रोसेस जो हुआ है वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। सोमरफील्ड की थ्योरी बाद में डिस्प्रूव हो गई, मतलब कुछ चीजें उसकी ली गई और कुछ चीजों को मॉडिफाई किया गया। तो जो पुरानी ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी थी उसके हिसाब से 2 ट्रेस आना सोमरफील्ड की थ्योरी को प्रूव कर रहा था। लेकिन बाद के क्वांटम मैकेनिक्स में ये समस्या दिखने लगी कि L इक्वल टू 0 पर 2 ट्रेस नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमारे इस फॉर्मूले में ml जो वैल्यू है वो L बराबर 0 पर 0 ही होगा। तो उस समय ये एक मिस्ट्री थी। करीब 2-3 साल तक ये मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स जब डेवलप हो रही थी तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि स्टर्न गार्ले एक्सपेरिमेंट में ये 2 ट्रेस क्यों आ रहे थे। लोगों को ले दे के वही जवाब था कि सोमरफील्ड की थ्योरी है, उसी को ये प्रूफ कर रहा है। 1925 में आप कह सकते हो पाउली ने सबसे पहली बार मैथमेटिकली कुछ मैट्रिसेस वगैरह डिराइव की और उन्होंने सबसे पहली बार स्पिन को एक बड़े लेवल पर डिस्कस करना शुरू किया। सिर्फ कुछ मीटिंग्स में डिस्कस कर रहे थे। 1926 में 2 स्टूडेंट थे उस समय के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, एक थे हमारे गॉडस्मिथ, एक हमारे गॉडस्मिथ थे और एक दूसरे थे ओवन बेक। तो ये इन 2 लोगों ने नेचर में एक पेपर पब्लिश किया, एक मैगजीन में एक पेपर पब्लिश किया, एक रेप्यूटेड मैगजीन है, जहां सबसे पहली बार एनालिटिकल तरीके से इन्होंने स्पिन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो साइंटिफिक कम्युनिटी में जनरली हम यही मानते हैं कि जिस चीज को सबसे पहली बार पब्लिश किया जाता है, जो सबसे पहली बार उसको प्रिंट में लेके आता है, वो उसी का ही कॉन्सेप्ट होता है। तो गॉडस्मिथ और ओवन ब्लैक को हम स्पिन के कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट करने वाला मानते हैं, हालांकि उसके पीछे बैकअप पाउली का था। तो अब उन्होंने कुछ चीजें बताई। क्या बताया कि जैसे सोमरफील्ड ने या उसके बाद हमारे श्रोडिंगर ने क्वांटम नंबर बताए थे कि जब एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है तो उसके लिए जो वैल्यू बताई थी वो थी √L+1 H क्रॉस, और इसका जेड कंपोनेंट उन्होंने बताया था ml H क्रॉस। बस इसी मैथमेटिक्स की देखा देखी, उसी मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू अर्नबेक और गॉडस्मिथ ने भी बताया कि जो स्पिन प्रॉपर्टी है उसको हम S से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर S से, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्वांटम नंबर स्मॉल s, और इसका जो जेड कंपोनेंट होगा उसमें लिखा जाएगा ms। तो यहाँ पर ml था, यहाँ ms आ गया। बाद में पाउली ने इसको और रिफाइन किया इस थ्योरी को, और उन्होंने इस बात को प्रूफ किया, मैथमेटिकली ही प्रूफ किया कि जो ms है इसकी केवल 2 वैल्यू हो सकती हैं, या तो +½ या -½ ओके। तो इस तरह से हमारे पास स्पिन का कॉन्सेप्ट आया। अब वापस से आते हैं अपने स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट में। स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला था Fz = ωL और ∂B/z/z। अब की बार यहाँ ml की बजाय ms रखना चाहिए मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से। तो उस हिसाब से भले ही आपका L 0 हो, L 0 होने की कंडीशन में भी ms 0 नहीं होगा, क्योंकि ms की वैल्यू L पे डिपेंड नहीं करती। ms की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है, वो या तो प्लस होगी हाफ या -½ होगी। तो इस हिसाब से हमारे पास Fz की 2 वैल्यू आएगी। एक को हम अब कह रहे हैं जब हम यहाँ पर ms की वैल्यू +½ रखेंगे, और एक Fz की वैल्यू आएगी माइनस जब हम यहाँ पर -½ रखेंगे। तो इस तरह से स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट ने, मतलब ये उसकी लक था कि वो पुरानी थ्योरी में भी सरवाइव कर रहा था, और जो नई श्रोडिंगर वाली थ्योरी थी जहां के क्वांटम नंबर हमारे सामने थे उसमें भी सरवाइव कर गया। और इस बार जब सरवाइव किया तो उसने स्पिन के कॉन्सेप्ट को फेवर किया। इसीलिए आज की डेट में, अब हम उतना हिस्टोरिकली नहीं जाते हैं कि
क्या था, कौन सी ओल्ड थ्योरी थी, कौन सी मॉडर्न थ्योरी थी। अब हम जब भी स्टर्न गार्ले एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो हम सीधे तौर पे कहते हैं कि देखो भाई, स्टर्न गार्ले ने स्पिन के कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, और साथ ही साथ उसने प्रूव किया था कि स्पेस क्वांटाइजेशन जैसी एक घटना भी होती है। तो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टर्न गार्ले एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद जब और मैथमेटिकल थ्योरी हुई तो डिराक ने आगे जाकर के एक और रिलेशन प्रूव किया। जैसे पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि जब हमारे पास कोई ऑर्बिटल मोशन होता है तो वहां एक एंगुलर मोमेंटम होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम s, और उसके अपोजिट में मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू l, और ये दोनों अपोजिट होते हैं। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन है म्यू l इज इक्वल टू माइनस E by 2m vector L. This is the relation between mu L and vector L, जहाँ पर E by 2m हमारा एक कांस्टेंट रहता है, जो कि ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। ऐसा ही एक और एक चीज और था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई इसको और अगर आप अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो एक फैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिस फैक्टर को हम कहते हैं जी फैक्टर फॉर ऑर्बिटल मोशन। अब चूंकि जी फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए इस फॉर्मूले के बजाय आप इसको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब डिराक ने क्या किया, जो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन थी, यानी जो क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशन थी, उसमें आइंस्टीन की रिलेटिविटी को मिला दिया, तो उन्होंने एक रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी डेवलप की। और जब श्रोडिंगर इक्वेशन और रिलेटिविटी को मिला देते हैं, तब डिराक स्पिन का कॉन्सेप्ट सीधे मैथमेटिकली पाते हैं। मतलब ऊपर जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके किए, उसके बजाय डिराक सीधे तौर पर स्पिन का ये प्रॉपर्टी मैथमेटिकली पाते हैं, और वो एक रिलेशन भी डिराइव कर ले जाते हैं, म्यू एस इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम ई बाई 2m वेक्टर एस। खास बात देखो, इस जगह पर जो ये हमारा रिलेशन है ऑर्बिटल मोशन के लिए, और ये हमारा इक्वेशन है स्पिन मोशन के लिए। अगर हम इसे जीएल के फॉर्म में लिखे तो हम इसे लिख सकते हैं म्यू एस बराबर माइनस जी एस ई बाई 2m वेक्टर एस। और साफ साफ देखने पता चल रहा है कि स्पिन के लिए जो जी फैक्टर होता है वो 1 नहीं होता, वो 2 होता है। 2 ही क्यों होता है, इसके पीछे वो पूरी रिलेटिविस्टिक और श्रोडिंगर की थ्योरी है। इवन ये 2 भी नहीं होता, बाद में एक थ्योरी डेवलप होती है जिसको कि रिचर्ड फिलिप फेनमैन डेवलप करते हैं, जैसे आज की डेट में हम क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में फेनमैन क्या सिद्ध करते हैं कि जो जीएस की वैल्यू होती है वो 2.00232, और इसके बाद भी कई प्लेस तक वो बता ले जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे एक्यूरेट कोई फिजिकल क्वांटिटी आज तक नापी गई है वो है जीएस की वैल्यू, और इसी एक्यूरेसी की वजह से क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को एक बहुत ही प्रिसाइज थ्योरी कहा जाता है, जिसको डेवलप करने के लिए फिर फेनमैन और उनके साथियों को नोबेल वगैरह भी दिए गए थे। पर हमारे लिए इतनी ज्यादा इसमें प्रिसाइसनेस की जरूरत नहीं है अभी इस लेवल पर। आप आगे बढ़ोगे, मास्टर्स वगैरह में पढ़ोगे, तो अभी आपको ये समझना है कि जीएस की वैल्यू 2 होती है स्पिन के लिए, और जीएल की वैल्यू 1 होती है। ओके, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, देखो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास 2 तरह के मोशन आ गए हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन जो कि अपनी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से उसके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन के पास एक स्पिन की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से उसके पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है। तो म्यू एल भी है और म्यू एस भी है, या आप कह दो उसके पास वेक्टर एल भी है और वेक्टर एस की भी प्रॉपर्टी है, और ये दोनों वेक्टर्स हैं। तो अगर एक एटम है जिसमें मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है, मूव करने की वजह से उसके पास एल भी है और उसके पास एस भी होने की प्रॉपर्टी है, तो ये दोनों वेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ये आपस में कंबाइन करेंगे, वेक्टर एडिशन होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी है तो सम अप होंगे, और इसी इंटरेक्शन को हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कहते हैं। यहाँ कई पॉसिबिलिटी हो सकता है स्पिन इस तरह से हो सकता है, किसी और एंगल पर हो, परपेंडिकुलर हो, डाउनवर्ड हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती हैं।
तो हम एक हेलो, यस सर। हाँ हाँ, आवाज मिल रही ना सभी लोग को? यस सर, यस सर। ओके, तो हमारे पास बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। अब एक सिचुएशन ये कर सकते हैं कि हम टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को यहाँ कैलकुलेट करें। दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास हैं, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो म्यू विल बी म्यू एल प्लस म्यू एस, दोनों को सम कर दो। अब सम करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इनके फॉर्मूले हैं। म्यू इज इक्वल टू, म्यू एल था माइनस जी एल ई बाई टू एम वेक्टर एल, और म्यू एस क्या था, माइनस जी एस ई बाई टू एम वेक्टर एस। ऐसा करो, माइनस ई बाई टू एम कॉमन ले लोगे तो बचेगा जी एल वेक्टर एल जी एस वेक्टर एस। इसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1 और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास म्यू निकल के आया ये हो जाएगा माइनस ई बाई टू एम वेक्टर एल प्लस वेक्टर एस। और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि अगर हम जैसे देखो, ऐसे सोचो इसको कि मान लो कोई सिचुएशन है जहां पर इस तरह से एल है और उसमें एक एटम है जिसमें इस डायरेक्शन में एस है, तो एल के ठीक अपोजिट म्यू एल होगा, एस के ठीक अपोजिट म्यू एस होगा। और जब हम जोड़ेंगे इनको तो वेक्टर डायग्राम के हिसाब से अगर आप इसको जोड़ना चाहोगे तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट को हम नाम देने वाले हैं जे। जे इज द टोटल क्वांटम नंबर, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो टेक्निकली जे के ठीक अपोजिट ही हमारा म्यू जे होना चाहिए। तो अगर हम ये जो जोड़े हैं म्यू एल और म्यू एस को, अगर इसको म्यू जे कहें तो यहाँ म्यू जे की वैल्यू जो होनी चाहिए वो एल प्लस एस ई बाई टू एम होना चाहिए, सीधे इनका जोड़ होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या निकल के आता है, एल प्लस टू एस। एल है और एक टू आ गया, ये टू रिलेटिविस्टिक फैक्टर की वजह से आया है। तो इसका मतलब है कि ये जो म्यूजे होगा, हमारे पास जो म्यूजे होगा वो ठीक जे के पीछे नहीं होगा, क्योंकि म्यूजे में एल प्लस टू एस हो रहा है, तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा उससे अलग हो जाएगी। जे के ठीक अपोजिट हमारा म्यूजे नहीं होगा, म्यूजे उससे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब बस इसी अलग होने की वजह से हम देखेंगे कि हम कुछ और फर्दर स्प्लिटिंग पाएंगे अपने ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा में। और ये जो स्प्लिटिंग होगी ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में और स्ट्रांग हो जाएगी। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम एनामलस जीमान इफेक्ट कहते हैं, जो एबनॉर्मल जीमान इफेक्ट था। तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। नॉर्मल जीमान इफेक्ट के लिए सिर्फ एक क्वांटम नंबर की जरूरत होती है, ml, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन जब हमको एनामलस जीमान इफेक्ट पढ़ना होगा तो हमें इस फॉर्मूले की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ओके, अब आते हैं जो अपनी कपलिंग पढ़ी है अभी ऊपर, उसको थोड़ा सा और डेवलप कर ले। हम एक डिस्कशन करना चाहते हैं जे के ऊपर, वेक्टर जे के ऊपर, जो कि है टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। अब यहां पर हमें एक समझना है, एक वर्ड पढ़ना है जिसको हम नाम देंगे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो हमारे पास है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में हमारे पास दो क्वांटम नंबर है, एक एल है और एक क्वांटम नंबर है एस। ओके, तो अब हमारे हिसाब से यहाँ पर सीधे तौर पर एक और क्वांटम नंबर लिख सकते हैं, दैट इज द टोटल। और उसके लिए हम लिखेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम इज एल प्लस एस, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का सम। क्वांटम रूल के हिसाब से जो जे की वैल्यू आने वाली है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ जे, दिस में रिटन एज जे टाइम जे प्लस वन एच क्रॉस, और इसका जो जेड कंपोनेंट आएगा उसे लिखा जा सकता है एम जे एच क्रॉस। ये सॉरी जे होगा,
जे जेड, जेड कंपोनेंट। और रूल क्या है कि अगर हमारे पास एल के लिए क्वांटम नंबर स्मॉल एल है, एस के लिए क्वांटम नंबर स्मॉल एस है, तो जो जे के लिए क्वांटम नंबर होगा स्मॉल जे होगा, और इसकी वैल्यू एल प्लस एस से लेकर के एल माइनस एस तक एग्जिस्ट करेगी। तो इसकी वैल्यू इस रेंज में होंगी। जैसे मान लो एल की वैल्यू हमने रखी है 1, सपोज एल की वैल्यू 1 है तो एस की वैल्यू हाफ है, तो ये एल हाफ यानी 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस हाफ यानी हाफ। तो यहाँ पर दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, एक होगा हाफ और एक होगा 3.5, 3/2, 1.5, इस तरह से। अब ग्राफिकली इसको कैसे दिखाएंगे? ग्राफिकली दिखाने का इसका एक तरीका ये है कि सपोज आप मान लो कि ये है हमारे पास वेक्टर एल, हम वेक्टर एल से डिनोट कर रहे हैं। इसको देखें, ये है हमारा वेक्टर एल, और जो स्पिन है वो इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये इसके साथ स्पिन कनेक्टेड है, वेक्टर एस हो गया। तो इन दोनों को अगर हम सम ले लेंगे तो दिस विल बी द वेक्टर जे। या एक दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये एल की डायरेक्शन है और एक्स जो है वो इसके अपोजिट है, तो एस की वैल्यू इसके अपोजिट हो गई, अभी हम दे देंगे, ठीक है। तो एस की वैल्यू उसके अपोजिट हो गई, तो ये हमारे पास जे निकल आया। तो हमारे पास जे की दो वैल्यू, एक जब एल प्लस एस और दूसरा जब एल माइनस एस। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी रिप्रेजेंटेशन को अगर हम लार्मर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहें तो देखो एक तरीका ये हो सकता है कि मान लो ये हमारे पास एल है और ये है हमारे पास वेक्टर एस। ओके, अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, ये हमारे पास हो जाएगा इसका सम जे। तो यहां पर क्या होगा, ये जो एस होगा ये जे के अबाउट प्रोसेस कर रहा है, ये जो एल है ये जे के अबाउट प्रोसेस कर रहा है, और अगर हमने एक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो क्या होगा, ये जो जे होगा ये इस बी के अबाउट प्रोसेस करेगा। तो किसी समय अगर हमने किसी एटम के लिए एक क्वांटिटी जे डिफाइन कर दी तो फिर हम उसमें एल और एस की इंडिपेंडेंट बिहेवियर जनरली नहीं देखते। जो ओवरऑल बिहेवियर हम देखते हैं वो देखते हैं बिहेवियर जे का, टोटल एंगुलर क्वांटम क्वांटिटी का। इसीलिए इसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटम नंबर है जे और उसका जो जेड कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग है एम जे, इनकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, खास तौर पर उस समय जब हमें कई सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म देखने होते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जहां हम स्टडी कर रहे होते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा वगैरह की, वहां ये सारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, और वो है कि जब हमने स्पिन कॉन्सेप्ट मान लिया और ऑर्बिट के साथ उसका इंटरेक्शन मान लिया, तो क्या हम हाइड्रोजन एटम में फाइन स्ट्रक्चर समझा सकते हैं कि नहीं? देखो भाई, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर से हम इसको पढ़ रहे हैं। अगेन हम ये मानेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स में आपने फाइन स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। फाइन स्ट्रक्चर को समझाने के लिए हमने पढ़ा होता है एक मॉडल को जिसको नाम देते हैं सोमरफेल्ड मॉडल। तो सोमरफेल्ड मॉडल में क्या हो रहा होता है कि अगर मान लीजिए कि आप जो बोहर का एटम कॉन्सेप्ट है उसमें तो ये मानते हैं कि बोहर ने माना कि न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। सोमरफील्ड ने कहा कि ये ऑर्बिट सिर्फ सर्किल ही नहीं माननी चाहिए, उन्होंने एनालिटिकली प्रूव किया कि यहाँ पर एलिप्टिकल ऑर्बिट भी हो सकती है। तो सोमरफील्ड ने सर्किल के साथ साथ एलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया।
देखो जब हम सर्किल मानते हैं तो उस समय हमारे लिए आर जो टर्म है, मतलब आपने अगर सर्किल माना तो उसकी जो रेडियस है वो हमेशा फिक्स रहती है, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर कोई वेरिएबल वेरी होता है तो वो होता है थीटा। तो जैसे जैसे अलग अलग पोजीशन पर सर्किल के हमारा ऑब्जेक्ट पहुंचता है, उसके लिए जो थीटा की वैल्यू है वो लगातार चेंज होती है। लेकिन इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स में अगर आप देखो तो किसी पॉइंट से आप जब अलग अलग फोकस है मान लो, तो जब हम उसके अलग अलग पॉइंट पर रहते हैं तो फोकस के रिस्पेक्ट में उसका आर रेडियल डिस्टेंस भी वेरी करता है और थीटा तो वेरी होता ही है। तो यहां पर जहां केवल थीटा एक वेरिएबल है, वहां हम एक क्वांटम नंबर जानते हैं n, विच इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और समरफील्ड ने कहा कि अगर आप इलिप्टिकल ऑर्बिट को भी मानोगे, जो कि मानना जरूरी है, एक जनरलाइज केस है, तो वहां हमारे पास एक क्वांटम नंबर n आता है और एक क्वांटम नंबर l आता है। तो समरफील्ड की थ्योरी की सबसे खास बात थी कि उन्होंने एक एडिशनल क्वांटम नंबर को भी इंट्रोड्यूस किया था अपनी थ्योरी में। इस एडिशनल क्वांटम नंबर के आने की वजह से जो एनर्जी का, और साथ ही साथ उन्होंने इसके साथ जो भी कॉन्सेप्ट किया उसके साथ एक रिलेटिविस्टिक टर्म भी इंट्रोड्यूस किया। तो रिलेटिविस्टिक टर्म प्लस दिस टर्म, ये दोनों मिलकर के एनर्जी का एक नया फॉर्मूला देते हैं। उस नए फॉर्मूले को जो हम लगाते हैं तो हम इस तरह से कुछ एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग दिखाते हैं कि भाई n वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 1 है, तो किस तरह से एनर्जी लेवल स्प्लिट होंगी। फिर उन एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशंस को दिखाते हैं और उन्हीं के बेसिस पर हम दिखाते हैं कि हमारे हाइड्रोजन में फाइन लाइंस बनती हैं। ये क्या हम बता रहे हैं, ये हम ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स जो कि समरफील्ड की क्वांटम मैकेनिक्स है, उसके बेसिस पर फाइन लाइन को समझाने को दिखा रहे हैं। ओके, अब हमारे पास मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स आ गई जहां हमारे पास क्वांटम नंबर आ गए हैं। तो अगर हमारी ये थ्योरी उसी तरह से सक्सेसफुल है तो ये इस ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सप्लेनेशन को भी ये सही से कर सकती है। तो इसीलिए अब हमें क्या करना है, अब हम हाइड्रोजन में जो फाइन लाइंस थी उन फाइन लाइंस को एक्सप्लेन करेंगे किसकी हेल्प से, जो हमारे पास मॉडर्न या कह लो वेव मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड क्वांटम थ्योरी है। तो वेव मैकेनिक्स पे बेस्ड जो क्वांटम थ्योरी है उसकी बेसिस पे हमें एक्सप्लेन करना है। अब इसको एक्सप्लेन करने का बड़ा अच्छा तरीका है। देखो ऐसा करो, मान लो हाइड्रोजन एटम को ही ले लो, हाइड्रोजन एटम के लिए लेना ही है, तो ये है हमारा न्यूक्लियस जो कि असल में प्रोटॉन है। अब जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ मान लो इस तरह चक्कर लगा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल जो है राइट हैंड थंब रूल की वजह से इसके ऊपर एक आप कह सकते हो एंगुलर मोमेंटम होगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब थोड़ी देर के लिए देखो, थोड़ी देर के लिए आप ये सोचो कि आप इलेक्ट्रॉन की ऊपर की जगह पर, मतलब आप मान लो कि आप इलेक्ट्रॉन के फ्रेम में हो। तो अगर आप अपने आप को इलेक्ट्रॉन के फ्रेम में मानो तो आपको लगेगा कि जो प्रोटॉन है ये आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। थोड़ा सा इसको विजुलाइज करना पड़ेगा। अगर हम न्यूक्लियस पे अपने आप को खड़ा माने तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन अगर आप अपने आप को इलेक्ट्रॉन के फ्रेम पे मानो, इलेक्ट्रॉन के फ्रेम में अपने आप को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो न्यूक्लियस है ये आपके चारों तरफ घूम रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अगर अर्थ पे हम बैठे हैं तो अर्थ पे बैठे होने की वजह से हमें लगता है कि सूर्य हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, सूर्य अपने सेंटर पर है सोलर सिस्टम के और अर्थ उसके अबाउट घूम रही है और अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है। तो ये वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम यहां पर ये मान ले कि इलेक्ट्रॉन के फ्रेम में हम हैं तो उस समय हमारे लिए प्रोटॉन इस तरह से उसके चारों तरफ घूम रहा है और ये प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल है तो करंट भी उसी डायरेक्शन में घूम रही होगी। तो यहाँ पर भी एक अब इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से अपवर्ड होगी।
तो हमारे पास क्या दिख रहा है कि इसी एटम में L जो है एंगुलर मोमेंटम ये भी अपवर्ड है और जो B है ये भी अपवर्ड है। B किस पे डिपेंड करेगा? I पर। यानी और I किस पे डिपेंड करेगा? करंट बराबर क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो कितनी वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है इस पे डिपेंड करेगा करंट, और करंट पे डिपेंड करेगी B, इसी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा L। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि इस कंडीशन में जो B है, सिंपली कहें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? L के। तो B सीधे तौर पर L के प्रोपोर्शनल है। L इज द एंगुलर मोमेंटम। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। तो अगर हम स्पिन मोशन को ले रहे हैं, तो अगर हमने यहां पर स्पिन मोशन लिया, केवल स्पिन मोशन में, तो हमारे पास एक मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी। मैग्नेटिक एनर्जी मान लो UM है, और मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय B। अगर हम उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो रख रहे हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली ये एक्सटर्नल नहीं है, ये इसकी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है। कहां से डेवलप हुई है ऊपर डिस्कस ही किया है हम लोगों ने। तो अब हमारे पास UM की वैल्यू हो गई, और म्यू जो स्पिन होता है वो होता है 2 टाइम E/2m वेक्टर S डॉट B। ओके, इसको हम माइनस कर दें या कैंसिल कर दें, तो जो मैग्नेटिक एनर्जी है दैट इज E/m S डॉट B। अच्छा, अभी यहां पर हमने देखा है कि जो B है वो प्रोपोर्शनल L के है। मान लो कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो हम मान ले कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं, E/m कह दें और S डॉट L कह दीजिए। L इज द एंगुलर मोमेंटम। अब स्पिन भी हमारे पास आ गया और L की वैल्यू भी हमारे पास आ गई यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये दिख रहा है कि जब हम आप कह लेते हो कि जब हम स्पिन और ऑर्बिट इन दोनों के इंटरेक्शन को मानेंगे तो हम एक खास तरह की मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक चीज यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई, जो म्यू स्पिन की वैल्यू होती है उसमें माइनस साइन होता है, तो ये माइनस साइन होगा, ये प्लस साइन हो जाएगा। चलो, ये प्लस साइन हो गया, तो ये हमारे पास हो गया S डॉट L। ये सिर्फ इस फॉर्मूला दिखा रहा है कि किस तरह से स्पिन और ऑर्बिट का इंटरेक्शन मैग्नेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, अब क्या करेंगे हम, इसकी करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। जब हम वो एनर्जी कैलकुलेट कर ले जाएंगे तो उसको अपने फॉर्मूले में लिखेंगे, और फिर आपको हम ये दिखाएंगे कि किस तरह से इस पूरे कंडीशन में, इस पूरे सिचुएशन में हमारी जो एनर्जी लेवल है वो आपस में स्प्लिट कर जाती है। सो वी हैव ऑलमोस्ट टाइम हमारा लगभग खत्म हो चुका है।